हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हों। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। जो बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग से हम लोगों को यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मानव जाति है उन पर क्या असर पड़ेंगे, आगे भविष्य में क्या सब होंगे और इसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा, उसके बारे में ही बहुत ही बेसिक से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए यानी कि वातावरण यानी पर्यावरण के अनुकूल कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ से जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण वातावरण से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक आपको जरूर देखने को मिलेंगे और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम का दृष्टिकोण से और जानकारी के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह पता नहीं है तो आप इस वीडियो में पूरा यानी कि पूरा वीडियो देखें और इसके बारे में आपको ज़रूर पता चल जाएंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं या कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए यानी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु मानव जातियों के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यानी कि वैश्विक तापमान क्या है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और वैश्विक तापमान क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं वायुमंडल तापमान से आशय है पृथ्वी के औसत सतही तापमान में वृद्धि होता है। यानी कि भूमंडलीय तापमान से आशय है कि यह पृथ्वी के औसत सतही तापमान में वृद्धि करता है। और बात करेंगे वही वर्तमान में पृथ्वी का औसत सतही तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अभी जो वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस है। इससे पहले जो था 14 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। ये बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है तो इसके बारे में जानते हैं कि यह तापमान जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति ईयर की दर से बढ़ रहा है, यानी कि प्रति ईयर की दर से बढ़ रहा है। यह हम सब के लिए बहुत ही खतरा का यानी कि लाल संकेत है, खतरे का संकेत है। और यही बात करते हैं कि जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है तब पृथ्वी पर के ग्लेशियर पिघलने लगेंगे यानी पिघलने लगते हैं। यानी कि जो बात करते हैं अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है वो सारे के सारे पिघलने लगेंगे। उससे हमें ही नहीं बल्कि जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु मानव जाति है उसके लिए भी बहुत ही खतरा है। यानी कि यह जो समुद्र यानी कि अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है ग्लेशियर है पिघलने लगेंगे जब, तो यह समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने लगेगा। समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देंगे जिससे कि उसके किनारे जो बसे शहर नगर गांव देश जितने भी है वो डूबने लगेंगे। वही बात करते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में इस तरह अगर वृद्धि होते रहें तो इससे क्या होगा, यानी कि इससे जो क्या परेशानियां हो सकती है सारे जीव जंतु पृथ्वी पर जितने भी मानव जाति यानी जीव जंतु है, इससे क्या होगा कि हमारे जीवन जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है वे सारे के सारे प्रभावित होंगे। और वही बात करते हैं कि जीवाणु आदि में वृद्धि होने लगेंगे, जीवाणु विषाणु में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होने लगेंगे और वे ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील हो जाएंगे। इससे क्या होगा हमारे मानव जाति पर भी प्रभावित करेंगे, मानव जाति को भी प्रभावित करेंगे। और इससे होगा कि हमारे क्रोमोसोम को भी ये प्रभावित करेंगे। और वहीं बात करते हैं अब ये जो क्वेश्चन है ये आप याद रखिएगा। अभी जो सतही तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का औसत सतही तापमान, ये एग्जाम का पार्ट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वही बात करते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। अगर जलवायु परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे बेसिक से कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो खतरा है वैश्विक तापमान का, ये भी एक जलवायु परिवर्तन का एक पार्ट बन जाते हैं, यानी इसका एक हिस्सा हो जाते हैं। यह जलवायु परिवर्तन भी कर देते हैं। तो वही बात करते हैं जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी भी भाग की जलवायु में दीर्घ अवधि के लिए परिवर्तन होता है। यानी कि पृथ्वी के किसी भी हिस्से में जो दीर्घ अवधि के लिए परिवर्तन होता है उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन है जो ये वैश्विक तापमान के कारण भी जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा वैश्विक तापमान बढ़ेगा उसी के हिसाब से जलवायु में भी परिवर्तन होते जाएगा। और वही बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्षोभ मंडल में होती है। यानी कि यह जो ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना है क्षोभ मंडल के ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भी होते हैं। अब वही बात करते हैं अगर क्षोभ मंडल के, तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। और यह जो है 0 से 18 किलोमीटर तक पृथ्वी पर फैला हुआ है। और वही बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो आइए हम जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में विस्तार से। अब वही बात करते हैं क्षोभ मंडल की। ये जो देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं और सारे जीव जंतु भी रहते हैं। और तो इससे ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक जो लेयर है पृथ्वी के ऊपर ये क्षोभ मंडल कहलाते हैं। और क्षोभ मंडल के जो है 0 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है।
और वहीं बात करते हैं इसकी ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होता है। और वहीं बात करते हैं विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है यानी कि इसकी ऊंचाई हो जाता है 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो होता है 18 किलोमीटर तक, और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर हो जाता है 8 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एग्जाम के पार्ट के दृष्टिकोण से हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लेयर है क्षोभ मंडल का, इसी में जो है यानी कि मौसमी संबंधित घटनाएं जितने भी होते हैं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, इसी मंडल में घटित होते हैं और क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहते हैं। और यह जो है इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को संवहन और अधोमंडल भी कहा जाता है। इसमें जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बिजली का कड़कना, चमकना, बादल का गरजना, वर्षा होना, आदि सब जितने भी मौसमी सब घटनाएं हैं क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वही बात करते हैं कि क्षोभ मंडल यहाँ से यहाँ तक जो है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर कहलाते हैं, आप जान चुके हैं। वहीं अब बात करते हैं समताप मंडल की यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। तो यह जो है 18 से 32 किलोमीटर तक ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। 18 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। और यह जो इसकी बात करते हैं, इसमें मौसमी संबंधित घटनाएं जितने भी होते हैं नहीं होते हैं, और इसमें कुछ नहीं होते हैं। और इसी में जो है यानी कि यह जो है वायुयान उड़ान, जितने भी वायुयान संबंधित उड़ानें होती है तो यह समताप मंडल भी में ही उड़ते हैं। और यह जो मौसमी संबंधित घटनाएं नहीं होने के कारण इसमें वायुमंडल यानी कि ये जो दिख रहे हैं लेयर, इसी में वायु संबंधित हवाई जहाज सब आदि उड़ते हैं, और इसी के लिए यह समताप मंडल प्रचलित हैं यानी जाने जाते हैं। वहीं बात करते हैं अब वहीं बात करते हैं मध्यमंडल की। यहाँ से यहाँ तक जो लेयर है इतना सा, ये मध्यमंडल कहलाते हैं। और वहीं बात करते हैं अब आगे आयनमंडल की। आयनमंडल जो ये लेयर है यहाँ से यहाँ तक जो है आयनमंडल कहलाते हैं। और आयनमंडल की बात करते हैं तो यह 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। आयनमंडल 60 से 640 किलोमीटर के लगभग यह फैला हुआ है। और इसमें जो है यह बात करते हैं पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है, यानी कि यह जो है यह भाग कम वायुदाब और पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। और इसी में ओजोन आयनमंडल में ही ओजोन परत पाए जाते हैं जो कि, और इसी में जो पृथ्वी पर जो आने वाले जितने भी ओजोन किरण है, पराबैंगनी किरण है, ये इसे पृथ्वी से बाहर तक यानी कि ऊपर भेज देते हैं, पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। और इसी में जो है टेलीविज़न, रेडियो आदि संचार सेवाएं जितने भी होते हैं आयनमंडल में ही होते हैं, यहाँ पे लगाए जाते हैं। संचार संबंधी सेवाएं जितनी भी है यहाँ पे यानी कि इसी मंडल का देन है। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि जितने भी सैटेलाइट वगैरह सब यहीं पर आयनमंडल में ही लगाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं बहिर्मंडल की यानी बाह्य मंडल की। 640 किलोमीटर से ऊपर के जितने भी यानी कि ऊंचाई तक जितने भी ऊपर, इससे ऊपर जितना भी है सब बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर कहलाते हैं। यहाँ से जितने भी ऊपर है सब एक्सोस्फीयर कहलाते हैं। इससे आगे जितने भी है ऊंचाई तक, पृथ्वी से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई के जितने भी आगे भाग है ये सब एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल कहलाते हैं। अब वही बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ से पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर बढ़िया से यानी कि खूब अच्छी तरीके से आपको दिख रहे होंगे। और इससे ऊपर जो है ट्रोपोस्फीयर है, और ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जो ये जो लेयर दिख रहा है आपको, ये लेयर है ओजोन लेयर, जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकते हैं और हम लोगों को इस पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। अगर यह पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाते हैं तो जीव जंतु यानी कि हमारे मानव जाति जितने भी है उस पर जो है त्वचा कैंसर होने के यानी कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कैंसर से ग्रसित होने लगेंगे। वहीं इससे बात करते हैं, इससे ऊपर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, यह 18 से 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है, आपको हम बता चुके हैं। और इसी में जो है मौसमी संबंधित घटनाएं नहीं होने के कारण इसमें वायुमंडल उड़ाने यानी कि वायुयान उड़ाने, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। ये जो मंडल है हवाई जहाज यानी कि हवाई जहाज और वायुयान उड़ान के लिए यानी कि उड़ान के लिए यह आदर्श मानी जाती है। इसी में हवाई जहाज संबंधित जो उड़ते हैं, क्योंकि इसमें मौसमी संबंधित घटनाएं नहीं होते हैं। और इसी में बात करते हैं मेसोस्फीयर की। तो ये मेसोस्फीयर आप देख सकते हैं, ये जो लेयर आपको यहाँ से तक दिख रहा है, ये जो है थर्मोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। इसी में जो है यानी कि पृथ्वी पर जो है रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। और इसे संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, यानी कि संचार संबंधी जितने भी उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट वगैरह सब, ये सब जो है सारे के सारे जितने मनोरंजन आप देखते हैं, टीवी वगैरह सब, रेडियो सुनते हैं, सब इसी
परत की यानी कि आयनमंडल की ही देन है, और यहाँ से ही हमें इस सब की सुविधा, संचार सुविधा प्राप्त होती है, और इसे संचार उपग्रह यानी कि इसी मंडल में संचार उपग्रह के नाम से इसी मंडल को जाना जाता है। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब वही बात करेंगे हरित गृह गैसें यानी कि ग्रीन हाउस गैसें के बारे में। तो वायुमंडल में उपस्थित हुए गैसें जो अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती है उसे हरित गृह गैसें कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं जो अवरक्त विकिरण विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करते हैं उसे हरित गृह गैसें कहते हैं, और इन्हीं का देन है जो कि वायुमंडल में तापमान अधिक यानी कि बढ़ते हैं। जितना भी इसमें बढ़ोतरी होगी हरित गृह गैसें में, उतना ज़्यादा हमारी पृथ्वी गर्म होंगे। अब वही बात करते हैं वह हरित गृह यानी कि प्रमुख हरित गृह गैस यानी कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो ट्रिक होता है आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना, इसको याद रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। और यह जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो यह जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और वही बात करते हैं ओजोन ओ से, तो ओजोन गैस हो जाता है ना कि O3। और वही बात करते हैं मीथेन का, तो मीथेन CH4 मीथेन गैस हो जाते हैं मी से। और वही बात करें ना से, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाते हैं यानी CFC होते हैं। वही बात करते हैं जलवाष्प हो जाते हैं जल से जल से। वही बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो बात करते हैं वायुमंडल में जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो मिश्रण से ही अम्ल वर्षा होते हैं, या अम्ल वर्षा कराने में बहुत ही माहिर होते हैं, यानी कि अम्ल वर्षा करने के लिए ये प्रचलित होते हैं दोनों गैसें। और वहीं बात करते हैं, अगर बात करते हैं कि वायुमंडल को गर्म करने में किस गैस का कितना % योगदान है, तो वहीं हम बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है गर्म करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं कौन गैस होते हैं। सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो 65 से लेकर 77% यानी 77% तक ये जो है गर्म करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहीं बात करते हैं अब CO2 की, यानी कि CO2 की बात करते हैं तो यह CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 22% यानी 20 से लेकर 22% तक गर्म करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और वही बात करते हैं अब मीथेन की बात करते हैं CH4 की, तो 5 से 9% तक गर्म करने के लिए यह उत्तरदायी गैसें होते हैं। और वही बात करते हैं फ्लोरिनेट गैसें की, यानी कि फ्लोरिनेटेड गैसें की, यानी कि फ्लोरिनेटेड गैस की बात करते हैं तो CFC और HFC गैसें होते हैं। यह जो है यह इत्यादि जो ये CFC और HFC गैसें जो होते हैं गर्म करने में उत्तरदायी होते हैं। और ये जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, CFC और HFC जो होते हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब जो वायुमंडल यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं, और ये वायुमंडल को गर्म यानी पृथ्वी को गर्म करने में बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। अब वही बात करते हैं जिसमें सबसे अधिक योगदान यानी कि इस सब जो ओजोन यानी कि जो गैसेस हैं आपको जो बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी को गर्म करने में उत्तरदायी होते हैं, उसमें से सबसे अधिक योगदान जलवाष्प का होता है। यानी कि जलवाष्प का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। और सबसे कम की बात करें, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है तो जलवाष्प का। सबसे कम की बात करें तो ओजोन गैस का होता है। और वही बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो यह क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं पिछले ग्रुप डी NTPC में पूछे गए हैं, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ फूरियर ने बताया था। यह जो जोसेफ फूरियर जो फ्रेंच का वैज्ञानिक है, इसी ने सर्वप्रथम बताया था। अब वही बात करते हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं ये सूर्य है, सूर्य एक क्या है, सूर्य एक तारा है। तो बात करते हैं वहीं कुछ सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी से टकराती है प्रतिबिंबित होती है, कुछ गर्मी बन जाते हैं, यानी कि कुछ टकराती है और कुछ प्रतिबिंबित हो जाते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पृथ्वी से टकराती है और यह कुछ टकरा कर फंस जाते हैं, यानी कि जो है वातावरण में CO2 और अन्य गैसें फंस जाती है और पृथ्वी को गर्म रखती है। यानी कि यहाँ से जो टकराती है गैसें तो टकरा कर कुछ जो है परिवर्तित हो जाते हैं, और कुछ जो है यहाँ फंस जाने के कारण यही पृथ्वी को, कुछ गैसें जो फंस जाते हैं यही पृथ्वी को गर्म करते हैं। आई होप कि आप अच्छी तरह से आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वही बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। यानी ग्रीन हाउस गैसों को पर नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
जिसको शॉर्ट में UNEP कहते हैं, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस गैसें को 1988 में स्थापित किया गया था। अब वही बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी कि UNFCCC जो है, इसके द्वारा जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, और इसके बारे में इसी का जो है शॉर्ट जो छोटा संगठन है, इसी को शॉर्ट में यानी कि इसी का एक भाग है COP, जिसको कॉप कहते हैं। तो इसी का एक यानी कि संगठन है जो इसी के द्वारा एक फ्रेमवर्क यानी सम्मेलन तैयार किया गया है। यानी कि ये जो संगठन बनाया गया यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को, जितने भी देश ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं उसी को नियंत्रित करने के लिए यह संगठन बनाया गया है, जिसे शॉर्ट में कॉप कहते हैं, COP कॉप। यह हर साल यानी कि हर एक साल इसका बैठक होता है। और वहीं बात करते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। अब वही बात करते हैं, यह समझौता जून 1992 में के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। यानी पृथ्वी सम्मेलन ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली बार कब हुआ था? 1992 में। और कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यह समझौता है ग्रीन हाउस गैसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसी को कम करने के लिए सारे देश मिलकर यह संगठन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी पर यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करने के लिए इसी सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और वही बात करते हैं, विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू कर दिया गया। और वही बात करते हैं, वर्ष 1995 में 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है, और इसके तहत ही 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, और विकसित देशों यानी विकसित देश जैसे विकसित देशों को एनेक्स 1 में रखा गया है, और उसके द्वारा जो है ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया जाता है। और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देश है, जो 40 जो औद्योगिक देश है ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग पर आधारित हैं, उसको अलग सूची में यानी कि उसको अलग सूची एनेक्स 1 में रखा गया है। अब वही बात करते हैं, UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि उसी को कॉप शॉर्ट में कॉप कहते हैं, और उसका जो बात करते हैं उसी को हम फुल नेम यानी कि फुल फॉर्म के बारे में अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहते हैं, उसी को शॉर्ट में कॉप के नाम से भी जानते हैं। अब वही बात करते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सबसे अधिक पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता किस गैस में होती है? तो सबसे अधिक पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता जो होती है इसमें होती है SF6 में, SF6 में होते हैं। ये सभी जो है फ्लोरोनेटेड गैस है, और यह जो इसकी क्षमता की बात करें तो 23,900 इसका जो है क्षमता है पृथ्वी को गर्म करने में, यानी कि 100 वर्ष पर आधारित क्षमता के अनुसार बात करते हैं, यानी 100 वर्ष की तुलना में इन्हें बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यह जो है NF3 होता है। NF3 जो है दूसरे नंबर पर पृथ्वी को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस हैं। अब देख सकते हैं 100 वर्ष के 100 वर्ष की तुलना में नहीं, 100 वर्ष पर आधारित जो है 17,200 है 100 वर्ष के अंतराल में। और वहीं बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो यह तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, यानी कि HFC5 ये तीसरे नंबर पर सबसे अधिक पृथ्वी को गर्म करने वाला गैस हो जाता है। 100 वर्ष पर की तुलना में 100 वर्षों पर जो आधारित है, इसके अनुसार से हम बात करते हैं 12,400 है, तीसरे नंबर पर है। वहीं बात करते हैं अगर CO2 की, तो यह CO2 की बात करते हैं 100 वर्ष की तुलना में जो 100 वर्षों पर आधारित के अनुसार से बात करते हैं, इसका एक है। तो याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सबसे अधिक पृथ्वी पर गर्म करने की क्षमता जो है किस गैस में होती है, तो SF6 में होती है। यह जो है 23,900 इसको गर्म करने की क्षमता है 100 वर्ष के आधारित 100 वर्ष की तुलना के अनुसार। और वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो है बात करते हैं, तो यह NF3 हो जाता है। NF3 है जो तीसरे नंबर पर है, यानी कि दूसरे नंबर पर है। तो याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वही बात करते हैं भूमंडलीय तापन के संभावित दुष्प्रभाव, यानी कि भूमंडलीय तापन से संभावित जो दुष्प्रभाव यानी कि क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे, हम वही उसके बारे में हम बात करते हैं बेसिक से। तो भूमंडलीय तापन से कई यानी कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो बात करते हैं पहले नंबर की, यानी कि जलवायु में परिवर्तन के कारण वायु प्रवाह में भी परिवर्तन होगा। यह जो है जलवायु में परिवर्तन के बाद जो है वायु प्रवाह में परिवर्तन होगा। और दूसरे वही बात करते हैं पृथ्वी के अत्यधिक ठंडे
क्षेत्रों के गर्म होने की संभावना होगा। जो पृथ्वी के अत्यधिक ठंडे क्षेत्र है उसको गर्म होने की संभावना हो रहेगा। और वहीं बात करते हैं वे रहने के लिए अधिक उपयुक्त बन सकते हैं, यानी कि वे रहने के लिए अधिक उपयुक्त बन सकते हैं। और वहीं बात करते हैं हरिकेन, टॉर्नेडो, तूफान, चक्रवात आदि की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। जितने भी चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, तूफान, चक्रवात आदि तब सब होते हैं, इसमें जो है ज़्यादा वृद्धि हो सकते हैं। और वहीं बात करते हैं पृथ्वी की के निम्न क्षेत्र जैसे बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव, फ्लोरिडा, जो यूएसए में फ्लोरिडा स्थित है, हॉलैंड, विभिन्न द्वीपीय देश प्रभावित होंगे। और जितने भी विभिन्न देश हैं वो प्रभावित होंगे और वैश्विक तटीय परितंत्र भी प्रभावित होंगे। और वहीं बात करते हैं जो कि वैश्विक तटीय परितंत्र यानी कि जो भी विश्व के यानी कि विश्व में जितने भी तटीय देश है वो सारे के सारे प्रभावित होंगे। और उससे जल तत्व में वृद्धि होने का जल के स्तर में जो वृद्धि होंगे वो सारे के सारे देश है जो शहर है जो जल के किनारे बसे हुए हैं वो डूबने के कगार यानी कि डूबने लगेंगे। वहीं बात करते हैं वर्षण प्रतिरूप में यानी कि वर्षण प्रतिरूप में बदलाव से कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो, यानी कि वर्षा के जो प्रतिरूप में जो बदलाव होगा तो कहीं पर ज़्यादा बाढ़ हो सकती है और कहीं पर जो है सूखे की स्थिति का सामना देखने को मिल सकता है, यानी कि सामना करने को मिल सकता है। और वहीं बात करते हैं कटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा की नमी यानी कि मृदा की नमी जैसे नमी यानी कि आर्द्रता कम हो जाएगी और जिससे कृषि उत्पादकता होगी। यानी कटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा की नमी कम हो जाएगी और जिससे कृषि की उत्पादकता भी कम होने का संभावना हो जाएगी। वहीं बात करते हैं वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि वैश्विक विश्व में जो है इससे खाद्य का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा। समुद्र जल में जो अगर वृद्धि हो जाएगा ये कई पृथ्वी पर बहुत सारे जीव प्रभावित हो जाएंगे और कितने शहर, देश यानी कि गाँव जो नदी के किनारे बसे हुए हैं वे डूब जाएंगे। और हिमनद पिघलने लगेगा। हिमनद यानी ग्लेशियर जो अंटार्कटिका में है वो पिघलने लगेगा और यही जो है पिघल कर नदियों, समुद्रों में आ जाएंगे और इसी के कारण जल स्तर में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगा। और वहीं बात करें स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। यानी स्वास्थ्य संकट यानी कि जीवाणु, विषाणु जितने भी है उसमें अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो जाएंगे और उससे क्या होगा, मानव, जीव जंतु आदि के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। और वहीं बात करते हैं प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1997 में, 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पहली बार हुआ था और जापान में हुआ था। और वहीं बात करते हैं 16 फरवरी 2005 को यह लागू हो गया था। यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है पहली बार जापान में हुआ था और 16 फरवरी 2005 में यह लागू हो गया था। और यह प्रोटोकॉल जो है यह वैश्विक तापमान यानी कि जो ग्रीन हाउसेज गैसें हैं उसी के संबंध में यह जो संगठन बनाया गया है, कौन सा देश है ज़्यादा से ज़्यादा वैश्विक तापमान यानी ग्रीन हाउस गैस उत्पादन करते हैं, उसी पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब वही बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक तापमान में योगदान, यानी ग्रीन हाउस गैसों तो वैश्विक तापमान में किन गैस का सबसे ज़्यादा योगदान है तो उसके बारे में बात करते हैं। ये रेड कलर में जो आप दिख रहा है आपको, यह सबसे ज़्यादा यानी कि CO2 है जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान यानी कि भूमिका निभाते हैं। यह जो है CO2 जो है बात करते हैं 56.6%, यानी कि 56.6% CO2 अकेले ग्रीन हाउस गैस में अहम भूमिका निभाते हैं। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यह मीथेन जो है 14.3%, यानी कि 14.3% जो है मीथेन गैस, इसको यानी कि ग्रीन हाउस गैसों में अहम भूमिका निभाते हैं। 14.3% दूसरे नंबर पर है मीथेन गैस। उसी बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यह 7.9% जो है ग्रीन हाउस गैसों के में अहम भूमिका अदा करते हैं। और वहीं बात करते हैं अब इसी प्रकार जो है आपको यहाँ दिखाया गया है स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि वातावरण में तेज़ी से बढ़ रहा है CO2, यानी कि वातावरण में जो तेज़ी से बढ़ रहा है CO2 मार्च 2021 में जो है 417.64 पार्ट्स प्रति मिलियन रिकॉर्ड किया गया, यानी 417.64 पार्ट्स प्रति मिलियन जो रिकॉर्ड किया गया। यह जो बात करते हैं इसका जो यह स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार दिखाया गया है। तो 2005 में जो है यहाँ इतना कम था, 2007 से 10, 13, 15 और 19
20-21 इस प्रकार से जो है यह बढ़ रहे हैं, यानी कि CO2 का जो मात्रा इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। अगर इस प्रकार बढ़ेंगे तो आप सोच लीजिए कितना वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकते हैं। तो 2005 में कितना कम था, और वहीं बात करते हैं 2016 में, तो 2016 में आप देख सकते हैं तो कितना ज़्यादा हो गया है यहाँ। अब वहीं बात करते हैं 2021 में, 2021 में यहाँ आप देख सकते हैं ये है 2021 का जो कितना ज़्यादा वृद्धि हो गया। इसी तरह वृद्धि होते जा रहा है। अब वहीं बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले शीर्ष देश। कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन जो करते हैं शीर्ष देश की बात करते हैं, चीन जो है पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, और तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ है, और चौथे नंबर पर अपना भारत, यानी कि इंडिया जो है 4th नंबर पर इंडिया है कार्बन उत्सर्जन के मामले में। अगर इस तरह का जो वृद्धि होंगे तो बोलिए आप समझ सकते हैं कितना, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ सकते हैं। यह जो गर्मी है, यह जो इसी यानी कि गर्मी जो है यही वैश्विक कारण, यानी कि यही जो है ग्रीन हाउस गैसें का ही देन है जो इतना बढ़ रहा है। इसी के चलते वर्षा और पानी जो समुद्र बाढ़ उठ देखने को मिलते हैं, तो यह इसी का देन है। तो आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर भारत है, वही 5वें नंबर की बात करते हैं रूस है, 6ठे नंबर पर जापान है। अब वही बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले शीर्ष देश, यानी कि CO2 जो उत्पादन करते हैं शीर्ष देश कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले नंबर पर बात करते हैं, तो ये धोखेबाज जो चीन है ये पहले नंबर पर चीन है। तो और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यह USA जो है अमेरिका दूसरे नंबर पर है। और वहीं बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो यूरोपीय संघ, यानी कि यूरोपीय संघ जो है यह तीसरे नंबर पर है ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में। वहीं बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर अपना इंडिया, यानी कि भारत भी कम नहीं है इन देशों के मामले में, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में बहुत ही आगे चल रहे हैं। और वहीं बात करते हैं 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पर रूस है, 5वें नंबर पर रूस। और वहीं बात करते 6ठे नंबर पर तो बात करते हैं यह जापान है 6ठे नंबर पर। और 7वें नंबर की बात करते हैं जर्मनी, और ईरान 8वें नंबर पर है। और सऊदी अरब की बात करते हैं 9th नंबर पर सऊदी अरब है। और दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, दक्षिण कोरिया जो है 10वें नंबर पर, 10th नंबर पर दक्षिण कोरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो इसी का देन है। जो बाढ़ मौसम का मार जो आज के समय में झेलना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है, तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे, और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।